10th लेसन ग्रासलैंड। तो सबसे पहले काउबॉयज जो गायों को चराते हैं वो काउबॉयज। डेट बैक मतलब मतलब बहुत पुरानी बात है ना, डेट बैक में पहले की तारीख में। 2 सेंचुरीज, सेंचुरी मतलब 100, 2 सेंचुरीज मतलब 200 ईयर्स अगो, है ना। तो काउबॉयज जो होते हैं उनकी क्वालिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी है। हार्ड वर्किंग होते हैं, स्पिरिटेड होते हैं, मींस वेरी एनर्जेटिक होते हैं एंड करेजस होते हैं। हॉर्समैन होते हैं, वो लुक आफ्टर द रेंचेस। रेंचेस क्या होते हैं? बहुत लार्ज फार्म होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज रेंचेस, तो ये याद करना है आपको, लार्ज फार्म। ओके। उसके बाद में दिस वर्क इन्वॉल्व ड्राइविंग कैटल टू डिफरेंट पास्चर्स, है ना। तो पास्चर्स मीन्स क्या है? लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, जो कैटल्स के लिए या लाइव स्टोर के लिए वो लैंड जहां पर उनको ग्रेजिंग करवाया जाता है, वो लैंड क्या कहलाती है? पास्चर्स कहलाती है, जहां बहुत बड़ी बड़ी घास उगी होती है ना। तो रेंचेस क्या होते हैं? लार्ज फार्म होते हैं। पास्चर्स क्या होते हैं? वो लैंड जिसका यूज किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, वो होते हैं पास्चर्स। तो पास्चर्स का जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ना। दे हैव टू फीड लाइव स्टॉक। ब्रांड बैंड का मैंने आपको बताया, ईयर मार्क आपको अच्छे से पता ही है ना। तो ये क्या करते हैं? उनका लुक आफ्टर करते हैं, टेंड टू एनिमल इंजरी, है ना। मतलब टेंड का मतलब भी लुक आफ्टर करना होता है। ओके। टोटली कहने का मतलब ये है कि ये रेंचेस और पास्चर्स जो होते हैं उनके अंदर रहते हैं काउबॉयज, और वहां पे अपने लाइव स्टॉक की टेक केयर करते हैं। बस इतना सा है ये। तो यहाँ पे बेटा 2 वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट आए हैं वो आए हैं, एक तो रेंचेस आया है, एक पास्चर्स आया है। आपको ये वेल डिफाइंड होना चाहिए कि रेंचेस तो होते हैं लार्ज फार्म या कमर्शियल फार्म जो होते हैं उनको रेंचेस कहते हैं, और ऐसी लैंड जिसका यूज किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, फॉर ग्रेजिंग, तो लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, है ना, तो वो पास्चर्स है। ओके। हाँ। तो उसके बाद में वो जो काउबॉयज होते हैं उनके पास में बड़े बड़े फार्म होते हैं। बड़े बड़े फार्म होने की वजह से क्या होता है? उनमें कई बार जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उनके कैटल्स के ऊपर या लाइव स्टॉक के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, तो उनसे उनको लड़ाई भी करनी होती है कई बार उनसे ना। तो वो डरते नहीं है, बहुत ही ब्रेव होते हैं ना। तो वो उनसे बचने के लिए राइफल्स भी रखते हैं, पॉकेट नाइफ्स रखते हैं। इसके अलावा वो एक लैट्रियट्स रखते हैं अपने पास, है ना। तो जिसे क्या करते हैं? वो राउंड अप करते हैं एनिमल्स को, अपने एनिमल्स को राउंड अप करते हैं। और इसके अलावा उनकी जो ड्रेस होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। ये हाई क्राउंड ब्रीम हेड पहनते हैं जो इनको सन ग्लेयर से बचाते हैं। एक बांडाना हैंडकरचीफ पहनते हैं गले के अराउंड जो इनको डस्ट से इनको बचाती है। और हाई हील बूट्स पहनते हैं जिसके अंदर स्पर लगा रहता है जो एक मेटल का पीस होता है, और ये चलते वक्त खट 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 जब करते हैं तो उसकी वजह से जो स्टीयर द हॉर्स मतलब जो घोड़े होते हैं वो सही रास्ते पर तेज दौड़ने लग जाते हैं। ये जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं। वेस्ट क्या होता है? एक पीस ऑफ क्लॉथ ही होता है जो ये अराउंड अपने जींस के ऊपर लगाते हैं। अब उसके बाद में आता है कि जो काउबॉयज है वो अपनी जो अमेरिकन फोक स्टोरीज है उनमें बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, मतलब उनका बहुत ज्यादा कहानियां बनती है उनके ऊपर, है ना। तो टेक्सास इज नाउन एज द काउबॉयज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये टेक्सास जो है वो यहाँ की काउबॉय कैपिटल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और इसमें हम स्टडी करेंगे प्रेरी रीजन ऑफ द यूएसए के बारे में। सबसे पहले ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ना ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड सबसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि टेम्परेट रीजन के अंदर ये पाई जाती है। यहाँ पर नाइदर लेस और नॉर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है ना बहुत कम होती है ना। अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, सेंट्रल यूरेशिया में स्टेपीज है, अफ्रीका में बैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, और साउथ अमेरिका में पंपास है। ये वाली बात ध्यान रखना, आपको हर एक कंट्री पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो आपके मैप आएगा इससे रिलेटेड कि आप ये जो टेम्परेट रीजन वाले ग्रासलैंड्स है उनके अंदर ड्रॉ करो, है ना। तो आपको उस जो कंट्री है उसके अंदर उनके क्या नाम है वहां पर वो लिखना पड़ेगा। ओके। एक आया ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रेरी रीजन को ही कहते हैं। प्रेरी जो है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी प्रेरी को ही कहते हैं। और ये यहाँ पे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने की वजह से ये ग्रेन्स के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा सही है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए क्लाइमेट जो बहुत ज्यादा वेट नहीं है, और ना यहाँ पर ज्यादा हीट है ना, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है। तो वो सारी परिस्थितियां हैं जो एक ग्रेन को चाहिए होती है डेवलप होने के लिए। इसलिए यहाँ पे व्हीट, कॉर्न, बार्ले, ये सब जो ग्रेन्स है ना ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका, है ना।
अब है लोकेशन। तो लोकेशन का मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर रीजन में आता है। यहाँ पर देखिए आप, है ना, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेरी रीजन है, दिख रहा है आपको? ये प्रेरी रीजन है, दिख रहा है ना? ये पूरा पूरा प्रेरी रीजन है। तो देखो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो ग्रीन है ना? ये वाला पूरा ब्राउन है ना? तो ये तो है रॉकी माउंटेन ये वाला, और ये वाला कौन सा है? प्लेन एरिया है। तो इसके बीच वाले एरिया में पूरा जो यूएसए कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा यूएसए है ना? नॉर्थ अमेरिका ये पूरा का पूरा। इस नॉर्थ अमेरिका के बीच के अंदर, मतलब इंटीरियर रीजन के अंदर ये पूरा मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको, है ना? अब यहाँ पे मैक्सिको है नीचे लिखा हुआ, ओके। ये प्रेरी प्रदेश ये वाला है, आप ध्यान से देख लो, ये प्रेरी रीजन है, ओके ना? और ये भी आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच में फैला हुआ है ना? ट्रायंगुलर शेप है इसका, है ना? और इसके मैंने आपको बताया दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है। तो नॉर्थ में इसके कनाडा है, ईस्ट में इसके ग्रेट लेक्स है, साउथ में इसके मैक्सिको है। देखो नीचे लिखा हुआ है ना, मैक्सिको लिखा हुआ है, देखो मैप में मैंने। और इसके जो वेस्ट साइड है उसमें रॉकी माउंटेन्स हैं। आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो, ये देखो रॉकी माउंटेन्स है। ऊपर ये पूरा पोर्शन कनाडा का है, और नीचे का पोर्शन जहां मैंने लिखा है हाथ से मैक्सिको है। और ईस्ट में देखो ये पत्ते जैसी शेप दिख रही है, जहां पर ये प्रेरीज का, देखो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का किया हुआ भी है, बताऊं आपको कहाँ पे? रुको, ये वाला, ये देखो पत्ते जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रेट लेक्स है। तो इसके ईस्ट पार्ट के अंदर ग्रेट लेक्स होती हैं, ओके। हाँ, अब देखो एक इसमें ना, यहाँ के 3 जो है ना कंट्रीज आपको याद रखने। एक तो कोलोराडो था, शिकागो था जहाँ पे बीफ एक्सपोर्ट होता है ना? और एक था टेक्सास जो काउ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो कोलोराडो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन कोलोराडो द गवर्नमेंट हैज डेडिकेटेड एरियाज वेयर नो हंटिंग, कॉमर्स एंड रिक्रिएशन ऑन द लैंड इज परमिटेड। वहां पर किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं होता है ना? तो ये यहाँ पर इसको सेफ रखा है। यहाँ पे बहुत सारी जो होते हैं ना घास वगैरह वो भी होती है। उसका रिवर्स रिवर्स यहाँ की 2 ही है, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर है। टेक्सास कोलोराडो और शिकागो यहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज है। ये मैंने आपको वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको बाइसन याद रखना है। इसके अलावा गैजल का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, गैजल याद रखिए। और इसके अलावा आपको क्या दें, व्हाइट टेल जैक रैबिट, ये याद रख लेना, ओके। वेजिटेबल में यहाँ की ओपन है और फ्लैटलैंड्स है, पास्चर्स मिलते हैं, और यहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है। यहाँ पे नीडल ग्रास थी, है ना? आप 2-3 ग्रास का नाम याद रख लो। ये ग्रास जो होती है वो 8 फीट तक बड़ी हो जाती है, अदरवाइज छोटी होती है। क्रॉप्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती है वीट वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा कॉर्न बार्ली ये भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। सारा काम मशीनों से किया जाता है। और है ना, प्रेरी रीजन जो होता है उसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ओके। और जो वीट है वो मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है, बीफ और वीट, ओके। क्लाइमेट इसका कहता है जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होता जाता है, मतलब कम होता जाता है लगातार, ठीक है ना? यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, मतलब समर इज वेरी हॉट, विंटर्स इज वेरी कोल्ड। लेकिन रेनफॉल कैसा होता है? मॉडरेट, मतलब बीच का, मध्यम होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 50 to 70 सेंटीमीटर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ की मॉडरेट रेनफॉल होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, मतलब समर है तो वो एक्सट्रीम है, विंटर है तो वो भी एक्सट्रीम है, लेकिन रेनफॉल मॉडरेट है। और जो रेनफॉल है वो 50 से 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना? और यहाँ पे पीपल के अंदर आ जाएगा। तो पीपल में कौन कौन रहते हैं? या तो कैटल्स रहते हैं, उनके कैटल के क्या हो जाती है? शिप हो जाती है, काऊ हो जाती है, हॉर्स हो जाती है। इसके अलावा उनके पालने वाले मतलब काऊ बॉयज रहते हैं वहां पे। और यहाँ पे जैसे है ना एनिमल जो रियरिंग या कैटल इंडस्ट्री या डेयरी फार्मिंग या फूड प्रोसेसिंग, है ना, वो सारी जो फैक्ट्रीज है वो वहां पे चलती हैं, ओके। अब आ जाओ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, लिग्नाइट कॉल है। इसके अलावा यहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है, तो यहाँ पे रिफाइनरीज है बहुत सारी, और कृषि फैक्ट्रीज है। विंड पावर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड पावर आ सकता है एग्जाम में। विंड पावर इज abundantly available over here. A significant amount of the country's विंड पावर कम्स फ्रॉम दिस रीजन। हमारे उस देश का मतलब यूएसए का जो बड़ा पार्ट है विंड पावर का वो यहीं से आता है। इकोनॉमी,
मैंने आपको बताया डेयरी फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। है ना। प्रोसेसिंग क्या होती है, तो फूड को केमिकली ट्रीटेड किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिक सके और उसको बाजार में फिर सोल्ड आउट किया जाता है। ओके। एकड़ क्या होती है, ये लैंड एक यूनिट होती है जिसे लैंड मेजरिंग किया जाता है। आगे वीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट किया जाता है। बीफ कैटल्स यहाँ पे होते हैं तो वो किया जाता है, और शिकागो है ना बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है। इसके अलावा यहाँ पे लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके। तो यहाँ की जो सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या क्या है, वीट कल्टीवेशन का है, डेयर फार्मिंग का है, और मीट प्रोसेसिंग का है, वो सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के द्वारा की जाती है। ओके। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।